हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन का लास्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे? एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ चुके थे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन अब हमारे पास एक नया वर्ड यूज़ हो रहा है, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एबनॉर्मलिटी आना। ये कब आएगी? अभी तक हमने जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ठीक है, उसके बारे में क्या पढ़ा था कि वो हमारे पास जो थी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी जो डिसोशिएट होते हैं ना एसोशिएट होते हैं। ठीक है, वी नो द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर एप्लीकेबल ओनली टू द सॉल्यूशन ऑन द नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जो अपने पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है वो किस पे अप्लाई करती है? ओनली नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि जो ना तो एक्वस सॉल्यूशन में ना तो डिसोशिएट हो और ना ही वो क्या करे, एसोशिएट हो। विच डू नॉट अंडरगो एनी डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन द सॉल्यूशन, यानी जो डिसोशिएट हो ना एसोशिएट हो। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं हम? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसकी शो करेगी। ठीक है, अब देखिए, जैसे एग्जांपल अपन ने पढ़ा, ये जो जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऐसे लार्ज पार्टिकल डिपेंड करेगी जो मतलब ना डिसोशिएट होते हैं ना एसोशिएट होते हैं। जिनके एग्जांपल है मैंने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीमर, यूरिया, शुगर। ठीक है, अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो कुछ आपको इस तरीके ही सॉल्यूशन मिले होंगे, सॉल्यूट मिले होंगे। नॉन वॉलेटाइल जो सॉल्यूट मिले वो कुछ इसी प्रकार के मिले। कोई आपको प्रोटीन मिले, कोई यूरिया, कोई शुगर, कोई पॉलीमर से रिलेटेड। ठीक है, तो यही हमारे इनकी ये इन पे एप्लीकेबल कौन सी करेगी? ओनली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास में ऐसा सॉल्यूट हो, ठीक है, हमारे पास ऐसा सॉल्यूट हो जो सॉल्यूशन में जाके क्या हो जाए, डिसोशिएट हो जाए या फिर क्या हो जाए, एसोशिएट हो जाए। ठीक है, क्या मतलब हुआ डिसोशिएट और एसोशिएट का? देखिए, ठीक है, बट इफ द सॉल्यूट अंडरगो डिसोशिएट और एसोशिएट ऑन डिसॉल्विंग इन सॉल्वेंट द नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सॉल्यूशन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे? इसी की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अपन ने क्या बोला कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन है, लेकिन अब क्या अपने पास में या तो नंबर ऑफ पार्टिकल या तो इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। इसके कारण अब ये क्या आ जाएगी, इसके अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एबनॉर्मलिटी आ जाएगी। क्लियर? अब देखिए कैसे डिसोशिएट करते हैं और कैसे एसोशिएट करते हैं। जैसे हमारे पास, ठीक है, इसमें ये बता रखा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास। ठीक है, अगर अपने पास में मोलर मास इंक्रीज करेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसकी डिक्रीज करती जाएगी। देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में। जैसे हमने एग्जांपल लिया NaCl। NaCl क्या करता है? पानी में डिसोशिएट करता है Na+ और Cl- के अंदर। यानी नॉर्मल अपन ने कितना लिया इसका मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल लिए? 1 मॉलिक्यूल, लेकिन ये डिसोशिएट होकर कितने आ गया? 2 में। तो नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो गए। नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो गई? चेंज हो गई। ओके, तो इसका टोटल मास देखिए, अगर मास अपन देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो गई। अपने पास में इसका मॉलिकुलर मास कितना होता है? 23 प्लस 35.5, 35.5। इससे कितना हो जाएगा कि जो इन यानी अपने पास इसको अपन ऐड करें 35.5 एंड 23। ठीक है, कितना हो गया अपने पास? 5 और 8, 58.5। क्लियर? लेकिन जब हम इसके अंदर डिसोशिएट कर देंगे तो इसके जस्ट हाफ मोल्स हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आधे आधे में बढ़ गया Na+ और Cl-। ठीक है, तो कितने पार्टिकल्स हो गए? 2 हो गए, इसलिए इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो गई। इसलिए अपने बोला मोलर मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मोलर मास क्या हो गया? कम हो गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी अपने पास? ज़्यादा हो जाएगी, यानी चेंज हो गई। यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसमें क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। यानी अपन पढ़ेंगे ना डिसोसिएशन के अंदर, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। ठीक है, देखिए दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का 1 मोल्स लिया था, लेकिन जब पानी में डाल दिया तो कितने हो गया? कितना में डिसोशिएट हो गया? 1 तो ये और 2 ये, 3, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसकी ज़्यादा होगी। क्लियर है? इसके कंपैरिजन में इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, इसलिए अपन ने क्या बोला उसकी एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? डिसोशिएट हो रहे हैं। अगर हम एसोशिएट की बात करते हैं, ठीक है, देखिए
एसोसिएट का मतलब क्या हो गया कि दो मॉलिक्यूल्स अगर ऐड हो जाए, जैसे हमने लिया एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड के हमने क्या लिए, दो मोल्स लिए, ये आपस में ऐड करके क्या बना देगा, एक डाइमर बना देगा, यानी इस फॉर्म में रहता है। ये इस फॉर्म में क्यों रहता है, क्योंकि इनके बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जस्ट लाइक देखिए इस तरीके से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। दिख रहा है एसिटिक एसिड और ये हमारा दूसरा मॉलिक्यूल एसिड है, तो इन दोनों के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, आपस में बॉन्डिंग बना लेंगे, यानी दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड बना के एक बन जाएंगे, तो इसलिए मैंने क्या बोला इसको, डाइमर। तो यानी एसिटिक एसिड या जो भी एसिड होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं वो हमारे किस फॉर्म में रहेंगे, डाइमर के फॉर्म में रहेंगे। क्लियर है, तो इसलिए मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया इनका, इंक्रीज कर गया। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्या कर गया इनका, इंक्रीज कर गया, और उसमें क्या करा था, डिक्रीज कर गया था। क्लियर, ओके। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, इस एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को बताने के लिए एक फैक्टर आइडेंटिफाई हुआ, उसको अपन बोलते हैं वॉन्ट ऑफ फैक्टर। ठीक है, देखिए 80 में क्या होता है, 18 में वॉन्ट ऑफ इंट्रोड्यूस ए फैक्टर आई को एक फैक्टर डिनोट किया, उसको उसने क्या बोला, वॉन्ट ऑफ फैक्टर। ठीक है, उसको हमने क्यों यूज़ किया, डिसोसिएशन में और एसोसिएशन में। इस फैक्टर को क्या किया, आई। तो आई की वैल्यू निकालोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे अपने पास जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें चेंज हुई है। देखिए आई की वैल्यू क्या होती है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन, अगर मास में देखना तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि उसका अलग आ रहा है और एबनॉर्मल क्या आ रहा है। ठीक है, नॉर्मल जितना होता है वो, और एसोसिएट या डिसोसिएट होने के बाद में जो मॉलिक्यूलर मास आ रहा है वो यहाँ पे। उसके बाद ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और टोट आई की वैल्यू यानी तीनों फॉर्मूले से अपन किसी में यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर डिसोसिएशन टोटल नंबर मोल पार्ट आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएट या एसोसिएट के बाद कितने मोल्स हो गए और उससे पहले कितने थे। ठीक है, यानी ये नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और ये अपने पास में ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर आगे बात करते हैं अपन वॉन्ट ऑफ फैक्टर की आई के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वॉन्ट ऑफ फैक्टर। काफ़ी न्यूमेरिकल्स बनते हैं इसमें से, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप में चाहे अपने पास में बड़े सब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। देखिए अब आई की वैल्यू निकालेंगे। अगर आई की वैल्यू हमने कितना मान ली, अगर 1 मान ली, यानी आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो वो क्या हो गया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब है ना तो एसोसिएट हो रहा है और ना ही क्या हो रहा है, डिसोशिएट हो रहा है। ठीक है, अब आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1, ठीक है, आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, डिसोशिएट, यानी वो इलेक्ट्रोलाइट हो रहा है, यानी आई की वैल्यू ज़्यादा आ गई। क्लियर, और आई की वैल्यू कैसे पता लगा आई की वैल्यू 1 है या 2 है। देखिए अगर आपके पास में NaCl है, अभी अपन पढ़ा था NaCl डिसोशिएट होकर किस में चेंज हो रहा है, Na+ और Cl- में। तो Na किस में डिसोशिएट हो गया, 2 के अंदर, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2, इसलिए अपन ने क्या बोला, ये क्या हो गया, डिसोशिएट हो गया। ठीक है, ग्रेटर देन, जबकि आई की वैल्यू 1 का मतलब है ना तो डिसोशिएट हो रहा है ना ही एसोसिएट हो रहा है। जैसे मैंने शुगर का मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, शुगर ली, डिसोशिएट हो या जैसे हमने डिजोल्व किया तो वो शुगर फॉर्म में ही रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। क्लियर, आई की वैल्यू, अब आई की वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकती है। इसका मतलब है कि वो क्या होगा, एसोसिएशन। ठीक है, इसका मतलब क्या करेगा वो, एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब कि हमारे पास में 2 मॉलिक्यूल्स बन के एक मॉलिक्यूल बन के, जैसे हमने पढ़ा था भाई एसिटिक एसिड कितने थे, 2 मोल्स थे। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, जब ये रिएक्ट करा एक्वस फॉर्म में गया तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली, तो ये कितने हो गए, तो ये डाइमर बन गया था, डाइमर बन गया यानी दोनों एक ही मॉलिक्यूल्स बन गया। तो अपन ने क्या बोला कि ये क्या हो गया, एसोसिएट हो गया। इसलिए आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2, यहाँ पे कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल्स हो गया, इसलिए अपने आई की वैल्यू डिक्रीज लेस देन 1। क्लियर, तो इस तरह से हम नॉर्मली आई की वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए अब आई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर देंगे, तो उसके बाद हमने जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये हमने फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, इसको अपन ने वॉन्ट ऑफ फैक्टर निकाल के एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल लेते हैं। सब में देखोगे तो आई से मल्टीप्लाई कर रखा है।
तो एक नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आई से मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास में क्या आ जाएगी, अपने पास में क्या आ जाएगी, एब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? ठीक है, अब हो गई अपने पास बात है डिसोसिएशन की। बात करते हैं सबसे पहले डिसोसिएशन कैसे होता है और उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। देखिए, अगर मान लो आपके पास में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज़ 100%, ठीक है, यानी जितना भी है पूरा का पूरा 100% डिसोशिएट हो गया, देन आई की वैल्यू क्या होगी, जैसे हमने पढ़ा अभी। आई का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिया K4FeCN6, ठीक है, K4FeCN6। अगर इसको अपन ने क्या किया, एक्वा सॉल्यूशन में डाला, डिसोशिएट किया, तो किस में चेंज हो जाएगा, 4K+, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और किस में चेंज हो गया, Fe, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, FeCN6, ठीक है, ये माइनस। क्लियर है? तो हमारे पास में क्या हो रहा है कि 4 आयन तो ये है, एक आयन ये है, तो टोटल आई की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 5। क्लियर? तो इस तरह हम आई की वैल्यू निकालेंगे। जैसे हम NaCl में निकाला था आई की वैल्यू डिसोशिएट होने के बाद कितना होगा, 2। MgCl2 में आई की वैल्यू कितनी होगी, 3। इसी तरह से हमने इसके अंदर भी निकाली है आई की वैल्यू, डिसोशिएट हुआ है। क्लियर? अगर 100% हो तब की बात है, ठीक है, तो हम आई की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखो, अब देखिए, अगर अपने पास में डिसोसिएशन 100% ना हो, यानी कुछ परसेंटेज बता दे आपके पास कि 20% है, 50% है, 80% है, तो उस कंडीशन में आई की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। देखिए, आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे माना A, ठीक है, डिसोशिएट होकर किस में चेंज हो गया, Na के अंदर। क्लियर? अब किसी टाइम 0 पे, यानी कोई टाइम नहीं था, एकदम इनिशियल कंडीशन पे इसके कितने मोल्स होंगे, 1 मोल, और यहाँ पे अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो अपने बोला इसके 0 मोल। अब T टाइम पे हमने क्या बोला कि A का कुछ मोल्स डिसोशिएट हो गए, कितने डिसोशिएट हो गए, -अल्फा, यानी वो उसके डिसोशिएट हो गए, और कितने बन गए, N अल्फा। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, कितने बने हैं, 1 2 3 4 जो भी है। क्लियर? अगर हम इससे I की वैल्यू निकालेंगे, I की वैल्यू कैसे निकाले अपन ने, देखिए ये फॉर्मूला अपने पास, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है, पहले आफ्टर डिसोसिएशन फिर बिफोर, बाद में कितना हुआ अपने पास में, ये डिसोशिएट है तो अपने कहा 1 - अल्फा प्लस N अल्फा, इन दोनों को अपन ने क्या किया, ऐड कर लिया, और नंबर ऑफ मोल पार्टिकल बिफोर डिसोशिएट, पहले कितने थे इसके मोल, 1 मोल था, तो हमने इसे 1 से डिवाइड कर दिया। क्लियर? अब देखिए, हमने 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई आई का आई रहेगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे, ये वाला 1 मैंने इस साइड शिफ्ट कर दिया, तो कितना हो गया, 1 - I - 1, और क्या वैल्यू रह गई, -अल्फा प्लस N अल्फा। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई किया अपन ने, मैंने N अल्फा को पहले रख दिया और -अल्फा को पीछे रख दिया, तो ये हमारे पास है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें अल्फा कॉमन लिया, अल्फा कॉमन लिया तो क्या हो गया, अपने पास क्या रह गया अंदर, N - 1। क्लियर? तो इससे हम अल्फा की वैल्यू निकली। अल्फा का मतलब है कितना परसेंट डिसोशिएट हुआ, जैसे पहले बता दिया था कि आपके 100% डिसोशिएट हो गया, लेकिन अब आपको बताने लगा कितना परसेंट। तो ये अल्फा की अगर वैल्यू निकालनी है कि कितना परसेंट डिसोशिएट हुआ, यानी डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, तो वो हमारे पास क्या है, अल्फा। तो हमारे अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं हम I - 1 और N - 1, I - 1 अपॉन N - 1। N क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, N क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल। जैसे NaCl में हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए, 2 हो गए। अभी K4FeCN6 में कितने निकाले थे अपन ने, 5, तो N की जगह वो वाली वैल्यू रखनी है। क्लियर? अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं अपन। देखिए, इफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 50% आयोनाइज, देन आई वैल्यू क्या है, ठीक है, देन आई की वैल्यू हमें निकालनी है। क्लियर? अभी अपन ने फॉर्मूला क्या निकाला, अल्फा किसके इक्वल था, कितना था अल्फा, I - 1, ठीक है, अल्फा कितना था, I - 1 अपॉन कितना था, ठीक है, अपॉन कितना निकाला था अपन ने,
n माइनस 1। अब देखिए अल्फ़ा का मतलब पहले से दे रखा है 50%, यानी अपन इसको बोल सकते हैं 0.50। ठीक है, ये तो अल्फ़ा की वैल्यू है। आई हमारे पास कितना है, आई, अब इसको डिसोशिएट करोगे तो अपन को आई की वैल्यू तो निकालनी है। क्लियर, तो हमारा आई हमने ये रखा, 1 की जगह 1 रखा, और एन हमारे पास कितना हो जाएगा इसके अंदर बताइए, एन का वैल्यू कितनी हो जाएगी, ब्रेक कीजिए कैल्शियम कार्बोनेट को, Ca+2 + CO3 -2, कितना हो गया, 1 आयन ये रहा, 1 आयन, टोटल कितना एन की वैल्यू 2, तो 2 - 1। ठीक है, इसको आगे सॉल्व किया हमने, 0.50 I - 1, और यहाँ पे कितना हो गया 1। ठीक है, तो अब हमारे पास आई की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। आई वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, ये वैल्यू हो गई, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस में, तो 1 + 0.50 या 50। ठीक है, तो हमारे पास आई की वैल्यू कितनी आ गई, 1.50। ठीक है, तो हमारे पास से हम आई को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, देख लीजिए, एन की जगह मैंने क्या रखा, कितने पार्टिकल्स में वो डिसोशिएट हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ लिया, जब कोई पार्टिकल्स क्या होता है, डिसोशिएट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि अगर पार्टिकल क्या हो, एसोसिएट हो जाए हमारे पास कोई मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में डालने के बाद में क्या हो जाए, एसोसिएट। ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशन डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन देखिए वही पढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार क्या है, एन ए पहले है और ए एन, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी एन मॉलिक्यूल्स अपने पास में ए है, ये आपस में एसोसिएट होके क्या बन जाएगा, ए एन। ठीक है, यानी दोनों अपन ने एसोसिएट हो गए। जैसा अपन एसिटिक एसिड पढ़ा था, सेम वही कंडीशन है कि आपके पास में जैसे ये अपने पास था CH3 COOH, कितने मॉलिक्यूल से 2, तो 2 की जगह अपन ने n रख दिया, और यहाँ पे इसके बाद क्या बना था, इसका होल ट्वाइस CH3 COOH, तो किसका बना था, होल ट्वाइस, यानी ये n की वैल्यू आ गई। क्लियर, देखिए स्टार्टिंग में इसके भी वही कितने थे 1 मोल, और ये अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं तो 0 है, उसके बाद ये 1 - अल्फ़ा, लेकिन अब क्या होगा α/n। ठीक है, α/n क्यों हुआ, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स उसके आधे रह गए, यानी n पे डिपेंड करेगा, जितना अपने पास n है। ठीक है, एक था तो एक का आधा रह गया, 2 था तो उसके एक रह गया, इस तरीके से α/n। ठीक है, देखिए इस तरह में आई की वैल्यू निकालेंगे, वही आफ्टर एसोसिएशन कितना है और बिफोर एसोसिएशन 1, इन दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, इन दोनों को प्लस किया तो आई की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। आई ही है, अल्फ़ा की वैल्यू हमने ये निकाल ली, I - 1/1 - n। ठीक है, क्लियर है, तो हमारे पास ये किससे हुई, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन में L की वैल्यू हमने निकाल लिया, n का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल। क्लियर है, इम्पोर्टेंट है टॉपिक। देखिए अपन बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। इस नॉर्मल एक क्वेश्चन है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.3 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन। ये तो क्या हमारे अपने पास हो गया सॉल्यूट, और ये क्या हो गया हमारे पास में सॉल्वेंट। और फ्रीजिंग पॉइंट की बात करिए, देखिए तो आपको पता होना चाहिए इसमें कौन सा फार्मूला अपने पास में जो हमने लिखा था, ΔTF = KF, और इसकी जो भी मोललिटी थी, मोललिटी में रखा था, क्या रखा था W2/m2, और यहाँ पे क्या था वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। क्लियर, अब देखिए क्या क्या पूछा है इसके अंदर, लेकिन क्या कर रहा है, देखिए अभी तक अपन जो पहले पढ़ रहे थे वो क्या कर रहा था, वो ना तो डिसोशिएट हो रहा था ना ही एसोसिएट हो रहा था, लेकिन इसमें क्या कह रहा है
बेंजोइक एसिड का मतलब वही एसिटिक एसिड जैसा ही है। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5COOH, यानी बेंजीन पे COOH। क्लियर। तो ये बेंजोइक एसिड है। ये भी क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल से क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके क्या बनेगा, डाइमर बना लेगा। ठीक है, यानी 2 मोल्स क्या करेगा, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेगा, डाइमर। क्योंकि इसके जिसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो क्या करेगा, डाइमर बना के स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, यानी इसके अंदर कंडीशन कौन सी, डाइमराइजेशन की। अब देखिए आगे क्या पूछ रहा है, यानी ये क्या करेगा, एब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा। देखिए ये 20 ग्राम हो गया, ये 0.3 ग्राम हो गया। अब बेंजीन इज लोअर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन, कितना बता रखा है, 0.317 केल्विन। क्या निकालना, कैलकुलेट डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन। क्या निकालना, डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, हमें क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। ठीक, अल्फा निकालने के लिए हमारे पास क्या होना है, एसोसिएशन का फॉर्मूला हमने लास्ट पढ़ा था, क्या था, I-1 और हमारे पास में 1 - n। ठीक है, और यहाँ पे इसे अपन ने n से मल्टीप्लाई किया। क्लियर। अब हमें अल्फ़ा निकालने के लिए I की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है ना, I की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। n की वैल्यू तुम्हें पता है कितना हो गया, 2 हो गया। n की वैल्यू तो कितनी होगी, 2। नंबर ऑफ पार्टिकल दोनों जुड़ के कितने हो गए, 2। ठीक है, देखिए इसे सॉल्व करके देखिए। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हो गया, देखिए हमने ये फॉर्मूला निकाला, M2 क्योंकि हमें क्या निकालना है, M2 निकालना है सबसे पहले। ठीक है, ऑब्जर्व मोलिकुलर मास और थ्योरेटिकल जितना इसका मोलिकुलर मास है। इस फॉर्मूले से हमने M2 निकाल लिया। M2 यानी जो हमारे पास में क्या, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.3 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड को हमने निकाल लिया। ठीक है, यानी M2 है अपने पास में। क्लियर। तो M2 के लिए फॉर्मूला 5.1 ग्राम क्या है अपने सॉल्यूट, कितना दे रखा है, 5.1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। सॉरी 5.1 क्या अपने पास, KF की वैल्यू 0.3 ये, और ये 1000 अपने पास फॉर्मूले में था, और ये 0.317 क्या अपने पास में, डेल TF और इंटू 20 क्या अपने पास में ये। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 241 ग्राम। कितना आ जाएगा, 241 ग्राम। यानी अपने पास में बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, 241। लेकिन होता कितना है, कैलकुलेट करके देखो, C6H5COOH होता है। इसको बेंज कार्बन का कितना होता है, 12 को मल्टीप्लाई किया किससे, 6 से, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 5, प्लस एक और कार्बन तो 12, प्लस 2 ऑक्सीजन के लिए कितना गया, 32, एक हाइड्रोजन के लिए कितना किया, 1। ठीक है, इसको किया हमने 72। ठीक है, और इन दोनों को प्लस किया कितना हो गया, 17, और इन दोनों को प्लस किया कितना गया, 33। ठीक है, इन सबको प्लस किया अपन ने, 7 और 3 10 और 2 12। और टोटल कितना आ जाएगा, 122 ग्राम। ठीक है, तो हमारे पास में जो नॉर्मल इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 122 ग्राम, जबकि ऑब्जर्व कितना है अपने हुआ कितना है, 241। तो ये अब एबनॉर्मलिटी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो कर रही है। अब हम इससे हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने I की वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं, क्योंकि I का फॉर्मूला हमने पढ़ चुके हैं, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, देखिए नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। क्लियर। तो हमने ये वैल्यू रखी इसके अंदर, तो I की वैल्यू कितनी आ गई, 0.506। ठीक है, अब इसको अपने फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, जो हमने अल्फ़ा की वैल्यू थी। ठीक है, I की वैल्यू हमने रखी इस पर, इसको सॉल्व करने पे कितना आ गया, 0.988, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा 98%। ठीक है, 98.8%।
क्लियर है? इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसके क्वेश्चंस और भी कीजिएगा बुक में, और किसी में भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, ठीक है। आज की क्लास इतना ही, और इसी के साथ अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसके अपन टेस्ट लेंगे, और इससे पहले लेकिन 1-2 दिन में जो भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कस कर लेना, ठीक है।